Hello everyone. Welcome to class 11 Political Science NCERT. This is chapter 2 जिसको हम पार्ट 1 एज अ वीडियो देखेंगे और बाकी की हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो अगर हम स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है फ्रीडम। तो इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो हम लोग इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रीडम पढ़ेंगे कि फ्रीडम का मायने क्या होता है इंडिविजुअल के लिए, सोसाइटी के लिए। हम डिफरेंस देखेंगे नेगेटिव और पॉजिटिव डायमेंशन ऑफ फ्रीडम में, जिसके बारे में ईशा बर्लिन ने कहा था। ठीक है। फिर उसके बाद हम हार्म प्रिंसिपल देखेंगे। हार्म प्रिंसिपल जो है वो जेएस मिल के द्वारा दिया गया था। ये सारे जो हैं वो पॉलिटिकल थियोरिस्ट के नाम है। ठीक है, पॉलिटिकल थिंकर के नाम है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि ह्यूमन हिस्ट्री हमें बहुत सारा एग्जाम्पल देता है कि अलग अलग जो पीपल होते हैं या कम्युनिटीज होते हैं जिनको बहुत समय के लिए उन पे कोई हावी रहा है, डोमिनेटेड रहा है, या फिर उन वो किसी के द्वारा स्लेव बनाए गए हैं, वो किसी के द्वारा एक्सप्लॉइट किए गए हैं। इसके द्वारा तो मोर पावरफुल ग्रुप्स के द्वारा, पर साथ ही साथ हमें इंस्पायरिंग एग्जाम्पल भी मिलता है। किसका? हीरोइक स्ट्रगल अगेंस्ट सच डोमिनेशन। डोमिनेशन ऑफ व्हाट? डोमिनेशन रिगार्डिंग लाइक वो कि जैसे नेल्सन मंडेला का आप यहाँ पे पिक्चर देख सकते हैं, आप ऑन सान सूकी का देख सकते हैं पिक्चर। तो ये सारे लोग जो हैं, ये एक हीरोइक स्ट्रगल, या फिर हमारे देश में महात्मा गांधी, ये सारे लोगों ने अपना स्ट्रगल दिखाया कि वो डोमिनेशन को अप्रूव कर सके। डोमिनेशन हमें किन से हुआ? कोलोनियलिज्म की अगर बात करते हैं तो बाहर के कुछ लोग आए, कुछ पावरफुल लोग आए जिन्होंने हम पे डोमिनेट किया, हम पे रूल किया। तो उसमें काफी लोग इंडियन नेशनल मूवमेंट में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे। तो ये सब हीरोइक स्ट्रगल का एग्जाम्पल है। फ्रीडम क्या है? फ्रीडम ऐसी क्या चीज है जिसके लिए लोग मरने के लिए, सैक्रिफाइस होने के लिए भी तैयार हो जाते हैं? उसके एसेंस में अगर हम बात करें कि स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम जो है वो रिप्रेजेंट करता है क्या? कि पीपल को जो डिजायर टू कंट्रोल देयर ओन लाइफ्स, कि वो अपने लाइफ पे अपना अधिकार रख सके, अपनी चीजों को, अपनी बातों को अच्छे से एक्सप्रेस कर सके फ्रीली, अपने चॉइसेस के तरीके से अपना लाइफस्टाइल शेप अप कर सके। तो ये सारी चीजें होती है। अब है कि नॉट जस्ट इंडिविजुअल, सिर्फ इंडिविजुअल ही नहीं, सोसाइटी भी जो है वो इंडिपेंडेंस, उनके इंडिपेंडेंस को वैल्यू करती है और उनके कल्चर और फ्यूचर को प्रोटेक्ट करती है। However, given the diverse interest and the ambition of the people, अगर हम बात करें, and any form of like social living requires some rule or regulation. अगर कहीं भी किसी भी पर्टिकुलर प्लेस को ले ले, वहां पे बहुत सारे अलग अलग इंटरेस्ट, अलग अलग कल्चर, अलग अलग एस्पिरेशन के लोग होते हैं। ठीक है, वो सोशल स्ट्रक्चर में रहते हैं। तो उन सबको एक रूल और रेगुलेशन चाहिए। ये रूल और रेगुलेशन जरूरी ही है कि कॉन्स्ट्रेन करता है, मतलब थोड़ा रोक टोक लगाता है, और उस रोक टोक से जो है फ्रीडम इंडिविजुअल की वो हानि होती है। ठीक है। लेकिन ऐसे कॉन्स्ट्रेन जो है वो हमें कभी ना कभी इनसिक्योरिटी इनसिक्योरिटी ऑफ, क्या कहते हैं, कि हमारा लाइफ, हमारे और सारे फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, ये सब चीजों को भी प्रोटेक्ट करता है। मतलब कॉन्स्ट्रेन हमेशा बुरा नहीं होता है, वो हमारे फ्रीडम को भी प्रोटेक्ट करता है। ओके। और हमें कंडीशन देता है कि हम अपने आप को डेवलप कर सकें। ओके। तो अगर पॉलिटिकल थ्योरी की बात करें तो बहुत सारा डिस्कशन रिगार्डिंग फ्रीडम जो है वो फोकस है क्या पे? ऑन ट्राइंग टू इवॉल्व द प्रिंसिपल बाय विच हम एक सोशली नेसेसरी कॉन्स्ट्रेन को, और कौन सा सिर्फ रिस्ट्रिक्शन है, उसको आइडेंटिफाई कर सके। अब यहाँ पे डिबेट भी जाता है कि पॉसिबल लिमिटेशन फ्रीडम पे क्या है। ठीक है। या फिर कौन सा ऐसा फ्रीडम पे हम लिमिटेशन लगाए जो सोशो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर सोसाइटी की जो है वो एक अच्छे तरीके से बना सके। ओके। सो इन दिस चैप्टर हम देखेंगे कि क्या है फ्रीडम का जो पैराडाइम्स, आइडियाज क्या है उसके उसके साथ वो दो तरह के फ्रीडम है तो उनके बीच में क्या डिस्टिंक्शन है, फिर हाफ प्रिंसिपल क्या है।
अब हम बात करते हैं द आइडियल ऑफ फ्रीडम। ओके, तो बिफोर वी सेट आउट टू आंसर दिस क्वेश्चन, ठीक है, लेट अस स्टॉप फॉर अ मोमेंट और कंसिडर करते हैं द ऑटोबायोग्राफी ऑफ द ग्रेटेस्ट पर्सन इन 20th सेंचुरी, दैट इज नेल्सन मंडेला। टाइटल क्या है इसका? लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। इन दिस बुक वो बताते हैं कि उनका पर्सनल स्ट्रगल था अगेंस्ट द apartheid regime। apartheid मतलब जो भी रंग भेद होता है, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता है, ओके, उनके अगेंस्ट उनकी लड़ाई थी साउथ अफ्रीकन रेजिम में। और वो अबाउट द रेसिस्टेंस ऑफ हिज पीपल टू द सेग्रीगेशनिस्ट पॉलिसीज ऑफ द वाइट रीजन की, अलग, जब सेग्रीगेट करके वाइट पीपल को ब्लैक पीपल से कैसे अलग करना, उसके प्रति उनका विरोधाभास था, रेजिस्टेंस था। अब यहाँ पे है कि अबाउट द ह्यूमिलेशन, हार्डशिप्स या पुलिस ब्रूटैलिटीज जो भी ब्लैक पीपल जो है साउथ अफ्रीका के, वो फेस करते थे, उन सारी चीजों के बारे में था। These rank from being bundled into township and being denied easy movement about the country to being denied a free choice of whom to marry. Okay, ये सारी चीजें जो थी वो उस किताब में डिस्कस किया गया। कलेक्टिवली ऐसे मेजर्स जो थे वो एक बॉडी ऑफ कॉन्स्टेंट को इम्पोज करते हैं बाय द अपार्थाइड रेजिम दैट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन द सिटीजन बेस्ड ऑन देयर रेस। अगर हम मंडेला की बात करें और उनके कलीग की बात करें तो उनका स्ट्रगल जो था वो एक अनजस्ट कॉन्स्टेंट कि भाई कोई वाइट रेजिम जो है वो ब्लैक पीपल पे किसी भी तरह का रिस्ट्रिक्शन लगाएगा तो वो रिस्ट्रिक्शन वो तो खुद ही बोलेगा कि हाँ हम रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं इनके डेवलपमेंट के लिए, ऐसा वैसा। लेकिन बात था कि वो कांस्टेंट जो है वो क्या हमेशा सही रहता है कि वो गलत रहता है, तो वो अनजस्ट था। ये स्ट्रगल जो है जरूरी था टू रिमूव ऑब्स्टकल टू द फ्रीडम ऑफ ऑल पीपल ऑफ द साउथ अफ्रीका, not just blacks or the color, but also the white people. That was long walk to freedom. ये जो है वो बुक का पिक्चर है। अब इस फ्रीडम के लिए मंडेला ने जो है वो 27 ईयर्स अपनी लाइफ जो है वो जेल में बिताई और हमेशा अकेले रहे जेल में। आप इमेजिन करिए कि व्हाट इट मीन टू गिव अप वंस यूथ फॉर एन आइडल, कि एक आइडल के लिए, एक आइडिया के लिए, जैसे कि फ्रीडम, कि अपना लाइफ जो है, लाइफ का प्रेशियस यंग एज सैक्रिफाइस करके जेल में बंद थे। तो ये जो है वॉलंटरीली गिविंग अप की प्लेजर ऑफ टॉकिंग विथ वन फ्रेंड्स, प्लेइंग वन फेवरेट गेम। मंडेला यूज्ड टू लव बॉक्सिंग और वियरिंग, मतलब ये सारी जितनी भी आपकी लग्जरी है, आप अपने दोस्त से बात करो, आप अपनी मन चाहे कपड़े पहनो, आप अपना मन चाहा म्यूजिक सुनो, आप अपना मन चाहा फेस्टिवल एंजॉय करो, ये सारा एक के लाइफ का जो होता है पार्ट होता है। ओके, और ये जो पार्ट है ये आप एंजॉय नहीं करने के बजाय आप जेल में बंद हो। उनका पैशन था, उनको अच्छा लगता था बॉक्सिंग करना, जबकि उन्होंने छोड़ दिया। क्यों? जस्ट बिकॉज एक आइडियल लाइक फ्रीडम के लिए। इमेजिन गिविंग अप ऑल दिस एंड चूजिंग इंस्टेड ऑफ लॉकिंग अप योर सेल्फ इन अलोन रूम। कैसा लगता होगा? ओनली बिकॉज कि एक कैंपेन फ्रीडम का जो है वो जरूरी है। ओके, सिर्फ एक आइडियल के लिए। फ्रीडम की बात करें, फॉर फ्रीडम मंडेला जो है उन्होंने बहुत अपना बहुत कीमती समय जो है वो पे किया, ठीक है, लोगों को दिया अपने आइडियल्स के लिए, ताकि आगे लोग जो है उनके साथ जस्ट ट्रीट हो, उनके साथ रंगभेद ना हो। अब यहाँ पे एक बच्चा है वो ये सोच रहा है कि डू ग्रेट ग्रेट मेन एंड वुमेन फाइट फॉर द ग्रेट प्रिंसिपल लाइक फ्रीडम? नहीं, मीन्स जो फाइट करते हैं वो ग्रेट बन जाते हैं ना। इट्स लाइक कि यू यू नो ऑल द कोर वैल्यूज, व्हाट इज गुड, व्हाट इज बैड, बट एवरीवन डजंट हैड हैज और हैड। पिछले टाइम की भी बात करें तो
उतना वॉइस सबके पास नहीं था कि सब आ सके अपने प्रिंसिपल को किसी के सामने प्रूव कर सके, बता सके कि हाँ आई एम राइट, मैं इसके लिए लड़ूंगा लास्ट दम तक। ये सब लोग नहीं कर सकते हैं। तो ओनली दोज हु फाइट, दैट मेक्स देम द ग्रेट पर्सन। व्हाट डज दिस प्रिंसिपल मीन टू मी? फ्रीडम का प्रिंसिपल हम सबके लिए क्या है? सबके लिए फ्रीडम के डेफिनेटली अलग अलग मायने, जैसे कि पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि इक्वालिटी के लिए सबके लिए अलग अलग मायने हैं, उसी तरीके से फ्रीडम के लिए किसी के लिए अपने मनपसंद क्लोथ्स पहनना उनका फ्रीडम है, किसी के लिए अपना मनपसंद एजुकेशन लेना उनके लिए फ्रीडम, किसी के लिए अपना मनपसंद जॉब करना उनके लिए फ्रीडम, किसी को ये फ्रीडम चाहिए कि वो बोल सके किसी के सामने, तो सबका अपना अपना फ्रीडम। ओके, नाउ हम बात करते हैं अनदर केस अगर हम लेते हैं, तो गांधी जी का जो था था नॉन वायलेंस का, ठीक है, अहिंसा का, तो वो इंस्पिरेशन किसके लिए बना? एक ग्रेटेस्ट वेमेन, ग्रे बहुत अच्छी पर्सनालिटी के वेमेन हुई ऑन सान सू की। इनको भी काफी समय के लिए जेल में डाल दिया गया था। तो ये गांधी जी से इंस्पायर्ड होके हाउस अरेस्ट में रही म्यांमार में, अपने बच्चों से दूर, ठीक है, और अपने पति से दूर, और वो धीरे धीरे कैंसर से उनकी डेथ हो गई, क्योंकि उनको ऐसा डर था कि अगर वो म्यांमार छोड़ के अपने पति और बच्चे के पास इंग्लैंड जाती है तो वो फिर वापस नहीं आ पाएगी। और ऑन सान सूची को फ्रीडम के लिए फाइट करना था, फ्रीडम फॉर हर ओन पीपल, ठीक है। उनका बुक जो है फ्रीडम फ्रॉम फियर, उनके बुक के जो ऐसे है वो फ्रीडम फ्रॉम फियर टाइटल बेयर करता है। वो कहती है कि उनके लिए जो रियल फ्रीडम है वो फ्रीडम है फ्रीडम फ्रॉम फियर। अनलेस यू कैन लिव फ्री फ्रॉम फियर यू कैन नॉट लिव अ डिग्निफाइड ह्यूमन लाइफ। जब तक आप डर से अलग नहीं होंगे ना, आप एक अच्छा डिग्निफाइड लाइफ नहीं जी सकते हैं, बहुत प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। ये उनका डीप थॉट था जो कि हमें सोचने पे मजबूर करता है कि जब ये लड़ी होंगी और फिर जब ये अच्छे से आई होंगी, इनकी बातों को लोग समझे होंगे, तो फिर उनका मतलब उनके उस दरमियान में उनको कितना ज्यादा झेलना पड़ा होगा। We must not hear words. Be afraid of the opinions of other people. We must not her words suggest be afraid of the opinion of the other people or the attitude or the authority or the reaction of the member of our community to the things we want to do, of the ridicule of our peace or of speaking our mind. Yet we often exhibit such fear. हमें जो है अ, हम दूसरों के ओपिनियन से फेयर करते हैं, हम किसी कम्युनिटी के मेंबर के रिएक्शन से फेयर करते हैं, हम बहुत सारी चीज़ों से फेयर करते हैं। हम ये सोचेंगे कि अगर हम कुछ करें तो हमारे पीस क्या सोचेंगे, हमारे साथ के लोग क्या सोचेंगे। ये सारी जो है बातें, या फिर हम अपने माइंड, जो हमारा माइंड कहता है, इन सब चीज़ से डरते हैं। लेकिन ये सारे डर को हमें दूर रखना पड़ता है, क्योंकि हम अपने लाइफ अपने शर्तों पे जी सके। पर ऑन सान सूकी जो है वो लिविंग एक डिग्निफाइड लाइफ ये कहता है कि आप ऐसे सारे फियर्स से हटे हटाएं कि कम्युनिटी मेंबर क्या कहेंगे, पीस क्या कहेंगे, ओके, और अपने एटीट्यूड में जो है वो लाइए कि आप जो भी कर रहे हो आप फ्रीली कर रहे हो, आप डर नहीं रहे हो। इनकी दो बुक, जैसे यहाँ पे दो बुक की बात हुई है, नेल्सन मंडेला की बुक और आउंग सान सूकी की बुक, ओके। तो अब यहाँ पे कि हम इन चीजों को देख सकते हैं कि वी कैन सी दैट द आइडियल ऑफ द फ्रीडम, द आइडियल ऑफ द that was at the center of our national struggle and the struggle of the people of Asia. एशिया जैसे म्यांमार की बात करें और अफ्रीका अगेंस्ट द ब्रिटिश, फ्रेंच और पोर्तुगीज कॉलोनियलिज्म, ये सारी चीज हम देख सकते हैं इन दोनों के बुक के थ्रू, इनके बुक की बातों के थ्रू हम ये चीज देख सकते हैं। अब यहाँ पे कि फ्रीडम क्या है, फ्रीडम क्या है, आप तो एक सिंपल आंसर होगा इस क्वेश्चन का कि फ्रीडम क्या है। फ्रीडम होता है एब्सेंस ऑफ कॉन्स्ट्रेंट,
जब भी हमें हम पे रिस्ट्रिक्शन जो है वो इसका अनुपस्थिति रहे तो वो फ्रीडम होता है। फ्रीडम इज सेड टू एग्जिस्ट जब एक्सटर्नल कांस्टेंट इंडिविजुअल पे नहीं हो। और इन द टर्म्स ऑफ डेफिनेशन हम कह सकते हैं कि एक इंडिविजुअल जो है वो फ्री तभी कंसिडर होता है जब उसको किसी भी एक्सटर्नल कंट्रोल के साथ ना जीना पड़े, उस पे कोई फोर्स ना हो, कोर्जन ना हो, और वो इंडिपेंडेंट डिसीजन अपना ले सके और ऑटोनॉमस वे में, ठीक है, खुद के स्वावलंबित वे में, सॉरी फॉर बहुत हिंदी होता है लेकिन अ, खुद के तरीके से ऑटोनोमस वे में इंडिपेंडेंट होकर बिना किसी के इन्फ्लुएंस में डिसीजन ले सके। हाउएवर कांस्टेंट का जो एब्सेंस होता है ये एक वन डायमेंशन है, ठीक है, सिर्फ एक डायमेंशन है फ्रीडम का। फ्रीडम जबकि इससे कई गुना ज्यादा है। फ्रीडम इज ऑल्सो अबाउट एक्सपैंडिंग द एबिलिटी ऑफ पीपल टू गिव फ्री स्पीच, फ्रीली अपने आप को एक्सप्रेस कर सके, ठीक है, अपना पोटेंशियल जो है वो डेवलप कर सके। फ्रीडम जो है इन द सेंस ऑफ कंडीशन इन विच पीपल जो है वो डेवलप करे अपने क्रिएटिविटी और कैपेबिलिटी को। बोथ एस्पेक्ट ऑफ फ्रीडम की अगर हम बात करते हैं तो एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल कॉन्स्ट्रेंट एज वेल एज एग्जिस्टेंस ऑफ द कंडीशन जिसमें पीपल अपने आप को डेवलप करे, ये दोनों इम्पोर्टेंट है। एक फ्री सोसाइटी जो है, जो एक फ्री सोसाइटी है, वो ऐसा सोसाइटी होता है जो इनेबल करता है अपने सारे मेंबर्स को कि वो अपने फुल पोटेंशियल, अपने ग्रोथ पे जाए, अब खुद को डेवलप करे, ठीक है, विद द मिनिमम सोशल रोक टोक और वी कैन से मिनिमम एक्सटर्नल रिस्ट्रिक्शन। ओके, अब यहाँ पे इससे पहले गोइंग टू द नेक्स्ट पैराग्राफ, हम यहाँ पे बात करते पहले लेट्स डू इट क्या बोल रहा है। कैन यू थिंक ऑफ समवन इन योर विलेज, टाउन, सिटी हु हैज स्ट्रगल्ड फॉर हिज और ओन फ्रीडम और द फ्रीडम ऑफ अदर्स, राइट अबाउट द शॉर्ट नोट्स दैट पर्सन पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ द फ्रीडम। अब जैसे कि आप अपने एरिया में देख सकते हैं कि कोई किसी के लिए ऐसे लड़ा हो अपने फ्रीडम के लिए, जैसे हम अपने विलेज वगैरह में ज्यादा हद तक ये देखते हैं कि कोई किसी का लैंड जो है वो स्नैच कर लिया, या फिर कोई किसी का कैटल ले लिया, ठीक है, या फिर टाउन की बात करें तो कोई किसी मतलब कोई किसी पे ज्यादा डोमिनेशन कर रहा है ड्यू टू उसका प्लेस ऑफ बर्थ या फिर वो कहाँ से बिलोंग करता है। तो इस तरीके की चीजें होती है डे टू डे लाइफ में। तो कोई आपकी नजर में कोई ऐसा लोकल हीरो है जो इस फ्रीडम के लिए आवाज उठाया है, तो आपको उसको लिखना है। अब यहाँ पे हम अगर जनरल नेशन का एग्जाम्पल लेते हैं तो हमारे नेशन में क्या है, हमारे नेशन में गांधी जी का एग्जाम्पल बहुत पेक्यूलियर है, जिन्होंने फ्रीडम के लिए हमारा बहुत सारा मूवमेंट बनाया, ठीक है, क्वाइट इंडिया मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ओके, दांडी मार्च, जिसमें उनको हर तरीके के मतलब खुद के जो अधिकार थे, खुद के देश पे हमारा स्वराज हो, हम बाइकॉट करते हैं फॉरेन गुड को, हमारा जो व्यवसाय है, हमारा व्यापार है, अपना कपड़ा का व्यापार हो, इन सब के बारे में उन्होंने फ्रीडम मांगी। तो इस तरीके से आप शॉर्ट नोट्स लिख सकते हैं। अब यहाँ पे कि स्वराज जो है क्या है, स्वराज क्या है। अब स्वराज एक कॉन्सेप्ट है जो कि एनालॉगस है टू फ्रीडम, फ्रीडम की तरह एनालॉगस, लाइक कि मीनिंग जो है दैट इज लाइक, मीनिंग जो है वो आपका डिफरेंट है, बट तरीका जो है एक्सरसाइज करने का, पाने का, वो सेम। तो दैट इज द कॉन्सेप्ट एनालॉगस टू द फ्रीडम, जिसमें हम इंडियन पॉलिटिकल को स्वराज कहते हैं। टर्म स्वराज जो है वो इनकॉर्पोरेट करता है दो वर्ड, जैसे स्वा दैट इज मीन्स की सेल्फ, और राज का मतलब रूल। ये अंडरस्टूड किया जा सकता है कि जैसे रूल ऑफ द सेल्फ या फिर रूल ओवर सेल्फ, कि हम खुद का रूल करें या खुद पर रूल करें, वो हम स्वराज का नॉर्मल डेफिनेशन बोल सकते हैं। स्वराज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल इन इंडिया रेफर करता है कि फ्रीडम एक कॉन्स्टिट्यूशनल और एक पॉलिटिकल डिमांड है, ठीक है, और इसको सोसाइटी को कलेक्टिवली वैल्यू करना चाहिए। इसीलिए स्वराज जो है एक इम्पॉर्टेंट रैली है क्राइंग इन द फ्रीडम मूवमेंट। और इसके लिए तिलक ने एक फेमस स्टेटमेंट दिया था, स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शेल हैव इट। ओके,
अब अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्वराज एज रूल ओवर सेल्फ मीन्स दैट कि हम खुद पर रूल कर सके, जो कि महात्मा गांधी ने हाईलाइट किया था अपने वर्क हिंद स्वराज में, जहां उन्होंने कहा था कि इट्स स्वराज व्हेन वी लर्न टू रूल आवर सेल्फ, कि हम खुद पे रूल करें तो वो स्वराज है। स्वराज जो है सिर्फ फ्रीडम नहीं है पर लिबरेशन है। लिबरेशन क्या, कि जब हम रिडीम करें, जब हम पुल आउट करें खुद से अपना सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी की क्या सही चीज है, सही मायने में हमें करना चाहिए, या फिर कैपेसिटी फॉर सेल्फ रियलाइजेशन, कि हमारा सेल्फ रियलाइजेशन क्या करे, हम क्या सही है क्या गलत है, इंट्रोस्पेक्ट करे और निकाले अपने अंदर से कि हाँ ये चीज क्या हमने तो ये सही है, ये चीज क्या तो हमने गलत है। तो ये भी एक स्वराज का पार्ट होता है। फ्रॉम इंस्टीट्यूशन ऑफ डिह्यूमनाइजेशन, ठीक है, कि अगर हम कोई भी डीह्यूमिनिंग एक्टिविटी करते हैं, किसी को चोट पहुंचाते हैं, आघात पहुंचाते हैं, उन पर डोमिनेट होते हैं, उसके साथ वायलेंस करते हैं, तो इसका हम सेल्फ रियलाइजेशन करें। ओके, ये सारे स्वराज में आते हैं। अब अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रियल सेल्फ क्या होता है और उसका रिलेशन कम्युनिटी और सोसाइटी से क्या होता है, इज अ क्रिटिकल टू द प्रोजेक्ट ऑफ अटेनिंग स्वराज। अब यहाँ पे है कि गांधी जी ने बिलीव किया था कि डेवलपमेंट जो फॉलो करता है, दैट फॉलोज वुड लिबरेट बोथ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव पोटेंशियलिटीज गाइडेड बाय द प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस। अगर जस्टिस हो तो जो भी डेवलपमेंट होता है, ठीक है, डेवलपमेंट, ओके, तो वो क्या करेगा ना, इंडिविजुअल और साथ ही साथ कम्युनिटी दोनों के पोटेंशियल का ग्रोथ ले जाएगा। ठीक है, दोनों के पोटेंशियल को ग्रो करेगा। सिर्फ इंडिविजुअल का बेनिफिट नहीं होगा, बल्कि कलेक्टिवली पूरे कम्युनिटी का भी फेवरेबल होगा, अच्छा होगा, मंगल होगा। नीड टू से such as कि understanding is relevant to the 21st century, and it was when Gandhi ji wrote Hind Swaraj in 909, that is 1909। तो इसके लिए उन्होंने अपने एक बुक हिंद स्वराज में भी बात करी। अब यहाँ पे हम आते हैं फिर पैराग्राफ, गेटिंग बैक टू द टेक्स्ट, दैट इज नो इंडिविजुअल इस सोसाइटी में, मतलब कोई ऐसा इंडिविजुअल नहीं है सोसाइटी में जो रहता है, ओके, और वो ये सोचे कि टोटल एब्सेंस ऑफ एनी काइंड ऑफ कॉन्स्ट्रेंट या रिस्ट्रिक्शन हो। कुछ ना कुछ ऐसे रहेगा, क्योंकि रिस्ट्रिक्शन इज ऑल्सो नेसेसरी। ओके, वो कभी कभी जस्टिफाइड, लाइक इट बिकम्स necessary then to determine which social constants, कौन सा social constant हमारे लिए बहुत सही है और कौन सा नहीं, कौन सा एक्सेप्टेबल है और किसको हटाना चाहिए। तो ऐसे सोशल कांस्टेंट को समझना इज वेरी नेसेसरी। डिस्कस करना कि फ्रीडम जो है उसको हम रीलुक कर सकते हैं कि इसका जो कोर रिलेशनशिप इंडिविजुअल और सोसाइटी के बीच में है, ये किस तरीके से जा रहा है। अगर अच्छा जा रहा है तो हम उस कांस्टेंट को रहने दे सकते हैं, अगर बुरा जा रहा है तो हम उनको रिमूव करें। ओके, तो अब यहाँ पे है कि इंडिविजुअल और सोसाइटी या ग्रुप कम्युनिटी स्टेट्स विद इन विच कोई भी आदमी रहता है। अब दिस इज, वी नीड टू एग्जामिन द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल एंड सोसाइटी। वी वुड नॉट नीड टू सी विच फीचर ऑफ सोसाइटी अलाउ इंडिविजुअल freedom to choose, decide or act, which not. We would need to determine कि कौन सा फीचर जो है वो डिजायरेबल है और कौन सा नहीं। हम ये देखेंगे कि कौन सा रिस्ट्रिक्शन को रिमूव करना चाहिए और कौन सा को नहीं। फर्दर हम ये भी देखेंगे, वी नीड टू सी दैट कि प्रिंसिपल जो भी यूज कर रहे हैं, ओके, टू डिफरेंशिएट द नेसेसरी और अननेसेसरी कॉन्स्टेंट को, तो वो अप्लाई करता है क्या पे, अप्लाई करता है रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल और उसका ग्रुप या फिर नेशन के साथ कैसा रिलेशन। Thus far we have defined कि फ्रीडम जो है वो एज अ एब्सेंस ऑफ कॉन्स्ट्रेंट होता है। फ्री रहने का मतलब ये होता है कि हम रिड्यूस करें या मिनिमाइज करें सोशल कॉन्स्टेंट जो हमारे एबिलिटी को लिमिट करती है, या फिर हमारे एबिलिटी टू मेक चॉइस फ्रीली उसको लिमिट करती है। तो वैसे चीजों को हम, वैसे सोशल कॉन्स्टेंट को हटाएंगे। हाउएवर दिस इज ओनली द एस्पेक्ट, ओनली वन एस्पेक्ट ऑफ द फ्रीडम, कि ये बस एक पहलू है। अब यहाँ पे हम दूसरे पहलू में ये देखें कि फ्रीडम का एक पॉजिटिव डायमेंशन भी है। अगर सोसाइटी फ्री रहना चाहे, टू बी अ फ्री सोसाइटी, वी मस्ट वाइडन द एरिया इन विच इंडिविजुअल हो, ग्रुप हो, कम्युनिटी हो, नेशन हो, ये सब अपना खुद का भाग्य खुद तरीके से लिख सके
और ये वो कर सके जो ये चाहते हैं। फ्रीडम इस सेंस में अलाउ करता है फुल डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल क्रिएटिविटी, उनके सेंसिबिलिटी, उनके पोटेंशियल को बढ़ाने के लिए, बी इट इन द स्पोर्ट हो गया, साइंस हो गया, आर्ट्स के फील्ड में, म्यूजिक के फील्ड में, एक्सप्लोरेशन के फील्ड में। एक फ्री सोसाइटी वो होता है जो वहाँ के इंडिविजुअल को अपने इंटरेस्ट के साथ काम करने दे विद द मिनिमम कॉन्स्ट्रेंट। ठीक है, फ्रीडम को कंसिडर किया जा सकता है एक वैल्यूएबल एसेट, क्योंकि ये अलाउ करता है एक इंडिविजुअल को अपना चॉइस लेने का, अपना खुद का जजमेंट करने का। वो साथ ही साथ परमिट करता है इंडिविजुअल के पावर को एक्सरसाइज करने का, परमिट करता है कि इंडिविजुअल अपने पावर को एक्सरसाइज करे फॉर द रीजन एंड द जजमेंट। ओके, अब यहाँ पे लेट्स डिबेट, गर्ल्स एंड बॉयज शुड बी फ्री टू डिसाइड whom they wish to marry, parents should have no say in this matter। तो ये डिबेट जो है वो बहुत ही, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं that you will understand uh, when you'll become more mature। So, according to right to freedom, okay, one can do this, one can definitely do this, but there is not only that freedom means doing anything. You need to have the pure reason, you need to have the pure logic that whom you are choosing to get married or something, because there are many more factors to be considered. You just can't get away with those like once you saw anybody. So there are many things, many more things to be considered. Okay, so choose freedom is not that much of easy thing. If you are having the proper reason, proper logic, then you are able to exercise your freedom rightly. Otherwise, you will be fooled. Okay, so the source of constraint क्या है? अब यहाँ पे एक रिस्ट्रिक्शन अगर हम देखें फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल में, तो ये जो है वो डोमिनेशन से या एक्सटर्नल कंट्रोल से आ सकता है। ऐसे रिस्ट्रिक्शंस जो भी इम्पोज होते हैं वो किसी न किसी के द्वारा किए जाते हैं। कभी कभी गवर्नमेंट होती है जो लॉज बना के हम पे एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन पोज अप करती है। और ये जो तरह का कॉन्स्टेंट है, ये जो है, this was from like represented by the colonial rulers over the subject by the system of apartheid in the South Africa। तो ये सारी चीज भी है जो एक सोर्स ऑफ कॉन्स्ट्रेंट है जो कि नेगेटिवली वहाँ के लोगों को इम्पैक्ट। कुछ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो होते हैं वो बेबी इनविटेबल होते हैं, बट गवर्नमेंट जो है वो डेमोक्रेटिक होती है। तो मेंबर्स ऑफ स्टेट को कुछ कंट्रोल, रिटेन सम कंट्रोल ओवर देयर रूल्स, कि हाँ भाई सिटीजन के प्रोटेक्ट के लिए आप अपना रूल्स इतना भी रिस्ट्रिक्टेड नहीं रखिएगा कि सिटीजन को प्रॉब्लम हो, तो वो एक तरीके से बैलेंस्ड वे में वर्क करते हैं। दैट्स वाई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बहुत जरूरी है फॉर प्रोटेक्टिंग द फ्रीडम ऑफ द पीपल। बट कॉन्स्टेंट ऑन द फ्रीडम जो है वो कभी कभी सोशल इनइक्वालिटी को भी जन्म देता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यू कैन से द कास्ट सिस्टम, जिसके on which result from the extreme या फिर कह सकते हैं सोशो इकोनॉमिक inequality in the society। The quotation from Subhash Chandra Bose on the freedom draws attention कि किस तरीके से कंट्री को कुछ रिस्ट्रेंट्स को रिमूव करना चाहिए। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस फ्रीडम पे क्या कहते हैं कि अगर हम रिवॉल्यूशन लाने की बात करते हैं तो पहले हमारे पास वी हैव फर्स्ट टू होल्ड अप before us an ideal which will galvanize our whole life। और वो आइडियल जो है वो फ्रीडम है। ओके, लेकिन फ्रीडम एक ऐसा वर्ड है जो कि बहुत सारे अलग अलग कॉनोटेशंस को प्रस्तुत करता है, प्रेजेंट करता है। एंड हमारे कंट्री में ये जो फ्रीडम का कॉन्सेप्ट है वो बहुत सारे इवोल्यूशन के प्रोसेस से गो ऑन किया है, मतलब बाय द टाइम चेंज हुआ है, बदला है। ठीक है, बाय फ्रीडम उनका कहना था कि सारा ऑल राउंड फ्रीडम, दैट इज कि किसी भी इंडिविजुअल को फ्रीडम हो, फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल एज वेल एज फॉर सोसाइटी को भी फ्रीडम हो। फ्रीडम जो है वो रिच को भी हो, साथ ही साथ पुअर को भी हो। फ्रीडम मेन को भी हो तो वुमेन को भी हो। फ्रीडम जो इंडिविजुअल को हो तो सारे क्लासेस को भी हो।
तो ये फ्रीडम इम्प्लाई करता है सिर्फ नॉट ओनली द इमेंसिपेशन कि हम किसी से बहुत ज्यादा एम्पैथाइज करते हैं, हम किसी के लिए बहुत भावुक है तो इस वजह से नहीं। ये जो है पॉलिटिकल बॉन्डेज से आता है। ओके, सॉरी, मतलब हम ये इम्प्लाई नहीं करते हैं कि नॉट ओनली फ्रॉम इमेंसिपेशन फ्रॉम पॉलिटिकल बॉन्डेज की पॉलिटिकली बंधे हुए हैं तो हम एम्पैथाइज हो गए। बट ये जो है बात है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ की, अबॉलिशन ऑफ कास्ट बैरियर्स की, सोशल इनक्विटीज की, और जो कम्युनलिज्म के नाम पे जो भी डिस्ट्रक्शंस होते हैं और रिलीजियस इंटॉलरेंस के नाम पे उन सभी की वजह से वी डेफिनेटली नीड फ्रीडम। ये आइडियल जो है वो मे बी कभी कभी इथोपियन लगता है, इमेजिनरी लगता है, हार्ड टू अटेनेबल लगता है, हार्ड टू अचीव लगता है। ठीक है, क्योंकि ऐसे मेन और वुमेन को चेंज करना बहुत मुश्किल है। बट जो आइडियल जो है वो एक अकेले ही ना बहुत पावरफुल है, और वो अपीज कर सकता है लोगों के, अगर आत्माओं को वो झंझोड़ सकता है कि दे नीड टू रीथिंक अबाउट what they are going through and how much freedom they need. Okay, so ये हो गया। अब यहाँ पे है कि why do we need constraint? हमें एक्सटर्नल रिस्ट्रिक्शन क्यों चाहिए, हमें जो है वो कॉन्स्टेंट रिस्ट्रिक्शन हमें क्यों चाहिए? हम वर्ल्ड में जो है वैसे वर्ल्ड में नहीं रह सकते जहाँ पे कोई कॉन्स्टेंट नहीं है। फिर हम बहुत तरीके से वेस्ट रिसोर्स भी बन जाएंगे कि जो मन में आ रहा है वो कर रहे हैं, और कई हिसाब से हम एक्सपेरिमेंट करके गलत चीजों में भी फंस सकते हैं। इसीलिए ऐसा नहीं है कि हम एक ऐसा वर्ल्ड में रहें जहाँ पे कोई कॉन्स्टेंट नहीं हो। हमें कुछ ना कुछ तरीके का रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन चाहिए, नहीं तो सोसाइटी बहुत ही गलत क्योस में चल जाएगी, बहुत ही उलझन में रहेगी, बहुत ही सब कुछ बिखरा रहेगा, बहुत सब कुछ परेशान, कोई भी चीज सिस्टमैटिक नहीं होगा। डिफरेंस एग्जिस्ट करता है जब पीपल जो है वो अपने बिटवीन द पीपल रिगार्डिंग देयर आइडियाज ओपिनियंस, या फिर सबका एम्बिशन अलग अलग होगा, वो compete करते हैं कि रिसोर्स कम है पर चाहिए सबको, तो उसके लिए बहुत सारे रीजन है कि डिसएग्रीमेंट कैसे डेवलप कर सकता है सोसाइटी में, और वो एक ओपन कॉन्फ्लिक्ट का भी रूप ले सकता है। तो इसके लिए रिस्ट्रिक्शन जरूरी है। हम अपने चारों तरफ लोगों को देखते हैं जो हमेशा लड़ने को तैयार रहते हैं फॉर ऑल काइंड ऑफ रीजन, जैसे कि सीरियस से लेके कोई नॉर्मल सा रीजन, कोई बच्चा सा रीजन। तो रेस जो है, जब हम रोड पे चलते हैं तो सबको पहले जाना है, हमको पहले जाना है, हमको पहले जाना है, तो इसकी वजह से क्या होंगे, सब रेस में आ जाएंगे, सब क्रोध में आ जाते हैं। पार्किंग स्पेस, पहले मैं गाड़ी पार्क करूंगा, पहले मैं आई थी, पहले मैं जाऊंगी। हाउसिंग क्वेरल, मतलब सॉरी, हाउस में जो भी क्वेरल्स होते हैं, लैंड डिस्प्यूट में होते हैं, ये सारे डिसएग्रीमेंट रिगार्डिंग की एक पर्टिकुलर फिल्म हम देखें या ना देखें, ये सारे छोटे मोटे इश्यूज जो हैं वो मन के कॉन्फ्लिक्ट वायलेंस को क्रिएट करते हैं। कभी कभी शायद ऐसा भी होता है परहैप्स कि किसी का डेथ भी हो जाता है उसके वायलेंस में, मारपीट में। therefore सारे सोसाइटी में कुछ ना कुछ ऐसा मैकेनिज्म जरूर चाहिए जो वायलेंस को कंट्रोल कर सके, डिस्प्यूट को सेटल कर सके, और साथ ही साथ हम उसको रिस्पेक्ट कर, वी आर एबल टू रिस्पेक्ट दैट रेगुलेशन रूल, और दूसरे के व्यू को रिस्पेक्ट करना सिखा सके। और साथ ही साथ हम ये भी अटेम्प्ट ना करें कि हम दूसरे पे अपना व्यू इम्पोज करें। ओके, हम रहे फ्रीली विथ मिनिमम कांस्टेंट, लेकिन कांस्टेंट हो। आइडियली एक फ्री सोसाइटी में वी शुड बी एबल टू होल्ड आवर व्यू, हम अपना व्यू को होल्ड कर सकते हैं, हम अपने रूल ऑफ हम अपने रूल ऑफ लिविंग को, मतलब एक रूल बुक अपने लिए बना सकते हैं, अपना चॉइस परस्यू कर सकते हैं। बट वैसे क्रिएशन ऑफ सोसाइटी को, अगर वैसा भी सोसाइटी हम क्रिएट करते हैं तो कुछ ना कुछ कॉन्स्ट्रेंट होगा उसमें, एटलीस्ट एट द वेरी लीस्ट इट रिक्वायर्स दैट वी विलिंग टू रिस्पेक्ट डिफरेंसेस ऑफ व्यूज। हम ऐसा बना तो सकते हैं ऐसा सोसाइटी, लेकिन उसमें भी एक रूल होगा जिसमें हम सबके डिफरेंसेस को एक्सेप्ट कर सके बेस्ड ऑन उनका व्यू क्या है, ओपिनियन क्या है, बिलीव क्या है। हाउएवर समटाइम्स हम ये सोचते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट हमारे बिलीव के लिए जरूरी है, जो कि हम हमें चाहिए। ठीक है, कि हम दैट वी मस्ट अपोज ऑल दोज हु डिफर फ्रॉम और रिजेक्ट आवर व्यू, ऐसा। लेकिन हम क्या देखते हैं कि अगले का जो व्यू है
या फिर उनका वे ऑफ लिविंग है वो हमारे लिए अनएक्सेप्टेबल हो जाता है, अनडिजायरेबल हो जाता है। ऐसे सर्कमस्टांस में हमें कोई लीगल और पॉलिटिकल रूल चाहिए, रिस्ट्रेन चाहिए कि हम डिफरेंसेस को डिस्कस कर सके, डेलिबरेट कर सके विदाउट कि हम उस पे कोर्सिवली एक्ट करें। ठीक है। वर्स्ट स्टिल ये हो सकता है कि हम कन्फ्रंट करें बहुत सारे अ, लोगों को, अगर हम उनसे सहमत नहीं हैं हम उनको बुली करें, हरास करें, कि ताकि वो हमारे विशेस को कंफर्म करे। तो इफ सो तो हम हमें जो है मतलब ये चीजें गलत है। और अगर अ, हमें सपोर्ट चाहिए, ठीक है, फ्रॉम द लॉ, कि हमारा फ्रीडम प्रोटेक्ट रहे, तो हमें जो भी रिस्ट्रेन है, जो भी एक स्पेसिफिक रूल बनाया गया है उसके दायरे में हमें रहना होगा। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि किस तरीके से हाउ एवर इज टू आइडेंटिफाई कि जो कॉन्स्ट्रेन है कॉन्स्टेंट ऑन फ्रीडम है या फिर नेसेसरी है, जस्टिफाइबल है कि नहीं है, कैसा अथॉरिटी है, एक्सटर्नल टू इंडिविजुअल, जो भी जस्टिफाइबल, कि क्या किया जा सकता है क्या नहीं किया जा सकता है। बहुत सारे एरियाज ऑफ लाइफ एक्शन है जहाँ पे हम एक्सटर्नल कॉन्स्टेंट के बिना अकेले छोड़ दिए जाने चाहिए। तो ये सारा क्वेश्चंस आता है। अब यहाँ पे कि लिबरलिज्म, लिबरलिज्म क्या है? अगर किसी का पेरेंट्स ये कहता है कि वी आर वेरी लिबरल, तो इसका मतलब ये है कि वो बहुत टॉलरेंट है, वो सबके व्यूज, सबके कॉन्फ्लिक्टिंग व्यूज, डिस्पाइट ऑफ कॉन्फ्लिक्टिंग व्यूज, वो सबका बात सुनते हैं, सबका समझते हैं। एज अ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी लिबरलिज्म जो है उसको, उसका मेन जो वर्च्यू होता है वो टॉलरेंस ही होता है, कि हम सही सुनता हो हमारे भीतर, हमारे अंदर चार बात किसी की समझने सुनने की कैपेसिटी हो, उसको हम थोड़ा बहुत तवज्जो दे सके, थोड़ा बहुत क्या तवज्जो दे सके। लिबरल्स जो है वो ऑफन डिफेंड करते हैं राइट ऑफ अ पर्सन, कि वो सामने वाले का रिस्पेक्ट करते हैं कि हाँ वो एक्सप्रेस कर सके, बोल सके अपने बिलीफ को, इवन इफ कि वो उससे डिसएग्री करे। ठीक है, बट दैट इज नॉट नॉट ऑल दैट कि देयर इज टू लिबरलिज्म। लिबरलिज्म सिर्फ मॉडर्न आइडियोलॉजी नहीं है जो सपोर्ट करता है टॉलरेंस को। मॉडर्न लिबरलिज्म जो है वो, what is more distinctive about a modern realism is that कि वो इंडिविजुअल पे ज्यादा फोकस करता है। लिबरल्स जो है एंटाइटीज जैसे फैमिली, सोसाइटी, कम्युनिटीज का कोई वैल्यू नहीं है, वो इंडिविजुअल पे ज्यादा फोकस करता है। टॉलरेंस की बात तो अलग करते हैं, वो तो पहले का बात हो गया, लेकिन मॉडर्न लिबरलिज्म जो है वो इंडिविजुअलिस्टिक है। फॉर एग्जाम्पल अगर कह सकते हैं कि डिसीजन ऑफ मैरिंग समवन वो इंडिविजुअल का ही होता है रादर देन कि फैमिली, कास्ट या कम्युनिटी का। लिबरल्स जो है वो अपने टेंड टू गिव priority to the individual liberty over the values like equality, जो मतलब समावेश या कह सकते हो, सॉरी, लाइक ये जो कम्युनल चीज है, कम्युनिटी का चीज है, ठीक है, वो चीजों को ये नहीं तवज्जो देके इंडिविजुअल का जो है हैप्पीनेस उसके लिए काम करता है, इंडिविजुअल का सेटिस्फैक्शन का काम करता है। अब ये दे ऑल्सो टेंड टू बी सस्पिशियस ऑफ पॉलिटिकल अथॉरिटी। इंडिविजुअलिस्टिक आइडिया को पॉलिटिकल अथॉरिटी पे भी विश्वास नहीं है, वो भी कभी कभी उसको शक के दायरे से देखता है कि ये कहीं इंडिविजुअल का जो है ऐसे उस पर डोमिनेट तो नहीं हो रहा है। हिस्टोरिकली लिबरलिज्म ने फेवर किया है फ्री मार्केट। ओके, एडम स्मिथ को कहा जाता है जो, जिन्होंने, अब यहाँ पे कि मिनिमल रोल टू द स्टेट, हाउएवर प्रेजेंट डे लिबरलिज्म एक्नॉलेज करता है एक रोल फॉर द वेलफेयर ऑफ स्टेट, एक्सेप्ट करता है कि उसे एक ऐसा मीजर चाहिए जो सोशल और इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज को कम कर सके। फिर बात करते हैं हार्म प्रिंसिपल। हार्म प्रिंसिपल को आंसर करने के लिए सेटिस्फैक्टरली हम ये देखेंगे कि इशू की satisfactory we have to address the issue of limit, competence, consequences of imposition। हमें मतलब इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए कि लिमिट्स क्या है, किसी को कोई कितना कॉम्पिटेंस है, मीन्स किसी चीज को करने के कितना काबिल है, या फिर कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा इम्पोजिशन का अगर हम किसी भी तरह का रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे। तो इसके लिए हमें दूसरे इशू से इंगेज होना पड़ेगा जो जॉन स्टुअर्ट मिल ने दिया था, जो कि उन्होंने अपने एस्से ऑन लिबर्टी में कहा था। उसमें उन्होंने डिस्कस किया था कि पॉलिटिकल थ्योरी इज कॉल्ड हार्म, पॉलिटिकल थ्योरी में, और उसको कहा था उन्होंने हार्म प्रिंसिपल।
हार्म प्रिंसिपल में उन्होंने ये कोट किया था कि द सोल इन फॉर विच मैनकाइंड वारंटेड इंडिविजुअली और कलेक्टिवली इन इंटरफेयरिंग with the liberty of action of any of the number is self protection. That's the only purpose for which power can be rightfully exercised over any member of civilized community against his will is to prevent harms to other. बेसिकली इसमें ये कह रहा है कि इंसान फ्रीडम एक्सरसाइज करता है, लेकिन अगर उसके फ्रीडम से किसी और को हानि होगा तो वो फ्रीडम जो है उसको नहीं दिया जाएगा, प्रिवेंट किया जाएगा। ओके, इस तरीके से ये है कि व्हाट ही टॉक अबाउट मैनकाइंड, उन्होंने मैनकाइंड के बारे में क्या बोला था, उन्होंने कहा था कि फ्रीडम तो मिले, पर ऐसा फ्रीडम मिले कि जो उसके सेल्फ के लिए भी हार्म ना हो या फिर दूसरे के लिए भी हार्म ना हो, वो चेक करने का जो है अधिकार जो है वो उन्होंने स्टेट को दिया था। वुमेन के बारे में उन्होंने क्या कहते हैं, सब्जुगेशन ऑफ वुमेन पे लिखा था। ठीक है, उन्होंने कहा था कि जो फीमेल का सब्जुगेशन होता है, डोमिनेशन होता है, उससे लड़ने के लिए क्या बात है, क्या रेस्ट्रिक्शन है, किस तरीके से वुमेन को बहुत टाइम से मार्जिनलाइज फील कराया गया, जो कि उन्होंने लिखा था अपने बुक सब्जुगेशन ऑफ वुमेन में। अब मिल इंट्रोड्यूस करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन। वो कहते हैं कि सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन और जिसके अंदर जो भी कॉन्सिक्वेंसेस इंसान के खुद के लिए हो, वो किसी के और के लिए नहीं हो, तो वो जो है सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन होता है। और अदर रिगार्डिंग एक्शन वो होता है कि जो भी एक्शन जिसका कॉन्सिक्वेंसेस दूसरों के लिए हो, वो अदर रिगार्डिंग एक्शन होता है। वो आर्ग्यू करते हैं कि इस एक्शंस के रिस्पेक्ट में, ठीक है, टू अफेक्ट ओनली वन सेल्फ इज द सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन। स्टेट को यहाँ पे डेफिनेटली कोई अधिकार नहीं है टू इंटरफेयर और पुट इन सिंपल दैट कि दैट्स माय बिजनेस, आई विल डू व्हाटएवर आई लाइक। आपसे क्या मतलब, लोग ये बोलेंगे। लेकिन अगर ये आपको इफेक्ट करेगा, ओके, तो प्रॉब्लम है, वहां पे आपको एक्सटर्नल अथॉरिटी रोकेगी। लाइक यू आर ड्रिंकिंग अल्कोहल, यू आर टेकिंग ड्रग्स, तो इस सिचुएशन में आपको खुद भी हार्म होगा। तो यहाँ पे आपको आके बाहर का एक्सटर्नल अथॉरिटी रोक सकती है, क्योंकि फ्रीडम का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी करो। आप टूटे हुए ब्रिज पे चलोगे ना, तो वो आपको रोकेगी कि यहाँ पे नहीं जाओ। तो आप ये नहीं बोल सकते कि मेरा मन, हम कोई भी ब्रिज पे चले। तो वहां पे जो है इंटरवेंशन रिक्वायर्ड है। हाउएवर फ्रीडम जो है वो बहुत कोर वैल्यू है ह्यूमन सोसाइटी का और बहुत क्रूशियल है डिग्निफाइड ह्यूमन लाइफ जीने के लिए। तो हार्म जो है वो cows must be serious. For minor harm, मिल रिकमेंड करते हैं कि सोशल डिसअप्रूवल एंड नॉट फोर्स ऑफ लॉ चलेगा। लेकिन सीरियस के लिए, फॉर एग्जांपल, अगर लाउड म्यूजिक आप बजाते हैं किसी भी अपार्टमेंट में और वो सोशल डिसअप्रूवल लाता है दूसरे और भी फ्लैटमेट से, तो यहाँ पे जो है दे शुड नॉट इन्वॉल्व द पुलिस। दे शुड इंडिकेट उनका खुद का डिसेंट कि नहीं, आप इनकन्वीनियंस और आप मत बजाओ। Okay, but by perhaps refusing the great person who plays the music disregarding the harm it causing to other. So ये harm जो है playing loud music is that the prevent those कि दूसरे लोग अपार्टमेंट में, मतलब ऐसा भी चीज नहीं करना है जो दूसरों को प्रॉब्लम दे रहा है। ओके, तो ये आपका अदर रिगार्डिंग एक्शन है। इसमें भी सामने वाला लोग आपके फ्रीडम को हैम्पर करेगा, जो कि करना जरूरी है। This is minor harm, should only provoke the social disapproval. It is not fit in the case of legal punishment. Constraining action by the force of law, one should happen only when the other regarding action caused the serious harm to the definite individual. Otherwise, society bear the inconvenience in the spirit of protecting freedom. तब किसी भी तरह का पब्लिक स्फेयर में प्रॉब्लम होता है जहाँ पे आपको दूसरे को आप हार्म पहुंचा रहे हो, तो वहां पे आपको जरूरी है रिस्ट्रिक्शन। ठीक है, पीपल शुड बी रेडी टू टॉलरेट डिफरेंट वे ऑफ लाइफ, डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ व्यू, डिफरेंट इंटरेस्ट। ठीक है, जब तक वो दूसरे को हार्म ना पहुंचा रहे। ओके, क्योंकि अगर हार्म पहुंचाएंगे तो फिर प्रॉब्लम होगा। हेट कैंपेन्स जो है वो सीरियस हार्म करते हैं टू द फ्रीडम ऑफ अदर, क्योंकि दूसरा का डिफेमेशन होता है, तो वहां पे आप पे कॉन्स्टेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल, हम वी मस्ट नॉट आस्क फॉर लाइफ इम्प्रिजमेंट दोस्त की जो हेट कैंपेन करते हैं, क्योंकि उनका बोलने का अधिकार है।
लेकिन अगर वो ज्यादा बोल के दूसरे का कैरेक्टर असैसिनेट करेंगे तो फिर उन पे रोक लगाया जा सकता है। ओके, वहाँ पे सोशल डिसअप्रूवल जताया जा सकता है। कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्कस की बात करें तो जो भी टर्म जो है वो इंडिया में यूज होता है उसके लिए वो होता है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। ओके, जो कि रिस्ट्रिक्शन जो रीजनेबल हो, दैट इज कैपेबल ऑफ बीइंग डिफेंडेड बाय रीजन, कि ऐसा हम इसलिए लगा है क्योंकि ये प्रॉब्लम है, ठीक है, और इस वजह से ये चीज रिस्ट्रिक्ट होनी चाहिए। ओके, ये सारी चीजें। अब यहाँ पे है कि ये इशू ऑफ ड्रेस कोड की बात कर रहा है, ठीक है। इसमें आपका इफ चूजिंग व्हाट टू वेयर इज एन एक्सप्रेशन, एक फ्रीडम का एक्सप्रेशन हुआ कि क्या पहने क्या नहीं। तो हाउ शुड वी लुक टू द सिचुएशन वेयर रिस्ट्रिक्शन ऑन ड्रेस। चाइना में ऐसा रिस्ट्रिक्शन है, वेमेन को, मुस्लिम कम्युनिटी में ऐसा है रिस्ट्रिक्शन, रूल्स जो है ऑफ टेस्ट मैच उसमें क्रिकेटर को वैसा वाइट यूनिफॉर्म पहनना है। तो ये सारा क्या है, ये सारा है कि एक पर्टिकुलर फ्रीडम जो है, ठीक है, लोग अपना एक्सरसाइज कर रहे हैं, लेकिन अगर आप जुड़े हो किसी एक पर्टिकुलर जगह से और आपको वहां पे आप रिप्रेजेंटेशन दे रहे हो, तो आपको उस पर्टिकुलर सेक्शन या उस पर्टिकुलर ग्रुप को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको अपना फ्रीडम साइड लाइन करके उस एसोसिएशन से जुड़े रहने के लिए उनका रूल्स डेफिनेटली फॉलो करना पड़ेगा। ओके, सो दिस इज द थिंग। अब यहाँ पे एक एक करके डिबेट है। अब यहाँ पे कि ये सब डिबेट का आंसर वही है कि आपको एक एसोसिएशन से जुड़ते हो, आप किसी और आप अगर दूसरा ड्रेस पहन के आओ तो आप में भी दूसरे के अदर रिगार्डिंग एक्शन जो है वो आप कर रहे हो, उनके लिए हार्म कर रहे हो, उनके रेपुटेशन, उनके जो भी ऑर्गेनाइजेशन का आप इमेज मलिन नहीं कर सकते। आप उनसे जुड़े हो तो यू नीड टू फॉलो सर्टेन रूल एंड रेगुलेशन, और वो उनका रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है, तो वो तो आपको फॉलो अप करना ही पड़ेगा। ओके, तो ये हो गया। अब यहाँ पे निगेटिव और पॉजिटिव लिबर्टी हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। निगेटिव और पॉजिटिव लिबर्टी जो है इस चैप्टर में दो डायमेंशन ऑफ फ्रीडम के तौर पे मेंशन किया गया है। फ्रीडम जो है वो एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल कॉन्स्ट्रेंट, और एक फ्रीडम जो है जिसमें एक्सपेंशन ऑफ अपॉर्चुनिटी होगा, कि वो एक इंसान को इतना अपॉर्चुनिटी दिया जाए कि वो अपने आप को डेवलप कर सके। पॉलिटिकल थ्योरी में निगेटिव और पॉजिटिव लिबर्टीज को कहते हैं। निगेटिव लिबर्टी कहा जाता है कि वो किसी भी एरिया को डिफेंड करता है जिसमें इंडिविजुअल जो है इनवॉयलेबल रहे, उसको जो करना है वो कर सके, ठीक है, जो बनना है वो बन सके, लेकिन ये एरिया जो है इसमें कोई भी एक्सटर्नल अथॉरिटी नहीं इंटरफेयर करेगी, और ये मिनिमम एरिया जो होगा वो सैक्रेड होगा, जिसमें वो चाहे जो भी वो कर सकता है। ओके, और इसमें जो है द एग्जिस्टेंस ऑफ मिनिमम एरिया ऑफ नॉन इंटरफेरेंस होगा, और ह्यूमन नेचर और ह्यूमन डिग्निटी जो है इस एरिया में जो पर्सन जो है उनको किसी भी तरीके से लाइक रोका टोका नहीं जाएगा। ओके, अब ये एरिया जो है कितना बड़ा है, इसमें क्या होता है, ये मैटर ऑफ डिस्कशन है, जो कि डिबेट आएगा आगे चल के, आप पढ़ोगे कि नॉन इंटरफेरेंस क्या बिल्कुल नॉन इंटरफेरेंस है। अब हम यहाँ पे रिकॉग्नाइज करें कि नेगेटिव लिबर्टी ट्रेडिशन जो है वो आर्ग्यू करता है इन वॉयलेबल एरिया ऑफ, कि ये एक नॉन इंटरफेरेंस का जोन है, आप इसके अंदर इंटर करके इंडिविजुअल को नहीं रोक सकते खुद को एक्सप्रेस करने से, ठीक है। सो इसी तरीके से ये पार्ट जो है वो खत्म हुआ। अब आगे का जो है हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।